हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +1 का इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक कर रहे थे, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, उसको आगे हम फिर कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो, हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था उसके अंदर एक आपको ज्यामितीय आरेखीय विधि के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण की विधि थी वो कर रहे थे। तो ज्यामितीय आरेख होता है, उसके अंदर दो प्रकार का प्रस्तुतिकरण के तरीके होते हैं, एक दंड आरेख के द्वारा और एक वृत्त आरेख के द्वारा। तो दंड आरेख के द्वारा होता है, हमने पढ़ा था दंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सरल दंड आरेख, सरल दंड आरेख, एक हमने पढ़ा था बहुदंड आरेख, और एक हमने आगे पढ़ना है आपको घटक दंड आरेख। इसके अंदर हम दो कर चुके थे, एक तो सरल दंड आरेख को हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने बहुदंड आरेख, जिसमें एक से ज़्यादा जो घटक होते हैं वो दिए होते हैं, उसको भी हम कंप्लीट कर चुके थे, बहुदंड आरेख को भी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आगे नेक्स्ट जो घटक दंड आरेख है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, घटक दंड आरेख के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं घटक दंड आरेख होता क्या है। तो घटक दंड आरेख का जो प्रयोग होता है ना, वो विभिन्न घटकों के आकारों की तुलना करने, ये जो बहुत से घटक होते हैं, जैसे लड़कियों लड़कियों में हम शिक्षा के संबंधी तुलना कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी तुलना कर रहे हैं, यानी विभिन्न जो घटक होते हैं उनमें तुलना करना, तथा इन घटकों तथा उनके जो अभिन्न अंग होते हैं, अलग अंग होते हैं उनके, जो उनके मध्य संबंध क्या है। एक तो घटक हो गए, जैसे लिंग हो गया, महिला और पुरुष होगी, या लड़कियां लड़कियां होगी। फिर उनके आगे जो विभिन्न घटक है, जैसे मान लो शिक्षा से संबंधित आ गया, स्वास्थ्य से संबंधित आ गया। एक तो हम दो घटकों की तुलना करेंगे, एक हम जो विभिन्न और घटक है उसके साथ उसका संबंध के बारे में पढ़ेंगे, वो इसके द्वारा किया जाता है। यानी घटक दंड आरेख के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न घटकों के मध्य तुलना कर सकते हैं हम। ठीक है, उनके आकार के मध्य। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम आगे उसका टेबल भी बनाएंगे, उसके आधार पर हम एक घटक दंड आरेख भी तैयार करेंगे। हम ऐसे कह देते हैं कि जो लड़के हैं उसमें जो शिक्षा है वो 90% है, और उसके बाद हम कह सकते हैं महिला है उसमें शिक्षा 80% है। 90%, 80%, ये दो विभिन्न घटक हो गए ना, दो घटक। उन घटकों में आपस में तुलना कर रहे हैं, भी ज्यादा पुरुष साक्षरता है और कम महिला साक्षरता है। फिर ज्यादा साक्षरता कौन है, लड़के। कम साक्षरता कौन है, लड़कियां। हम ये भी कह सकते हैं, जैसे स्कूल में नामांकित और गैर नामांकित की बात करते हैं, तो स्कूल में लड़के हैं वो कितने नामांकित है, यानी कितने लड़कों का नाम अंकित किया गया है या उनको स्कूल में एडमिशन दिलाया गया है। कितने लड़के ऐसे हैं जो गैर नामांकित है, यानी उनको एडमिशन दिया ही नहीं गया अभी तक, या वो स्कूल में अभी तक प्रवेश नहीं लिया, उन्होंने नाम अंकित नहीं किया गया। कितने लड़कियां ऐसी हैं जिनका स्कूल में नामांकित किया गया है, कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनका गैर नामांकित है, यानी स्कूल में उनका नाम अंकित नहीं है। यानी जनसंख्या के आधार पर हम देख सकते हैं कि कितने लड़के लड़कियां जो स्कूल में जाते हैं, कितने नहीं जाते। यानी ये विभिन्न घटक होते हैं, उनकी आपस में हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। किसके द्वारा, घटक दंड आरेख के द्वारा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक उत्पादक होता है, वो विभिन्न वस्तुओं की इकाइयों को बेचता है, या विभिन्न उत्पाद जो उन्होंने उत्पादन किया उसको बेचता है। उससे जो उसको प्राप्त धन होता है, उससे जो प्राप्त उनको आय होती है, विभिन्न उत्पादों को बेचना। एक हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कोई भारतीय परिवार है, उस परिवार की जो व्यय है वो विभिन्न मदों पर होता है, जैसे खान पान पर व्यय, शिक्षा पर व्यय, स्वास्थ्य पर व्यय, किराए पर व्यय। यानी जो विभिन्न व्यय होते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, घटक दंड आरेख के द्वारा उन आंकड़ों को, उन डाटा को हम दर्शा सकते हैं, प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। जैसे एक परिवार के अंदर खान पान पर कितना व्यय हुआ, एक परिवार के अंदर आय, उसके किराए पर कितना व्यय कर रहा है वो, एक परिवार में स्वास्थ्य पर कितना व्यय कर रहा है, शिक्षा पर कितना व्यय कर रहा है। तो कहने का मतलब है, जो विभिन्न घटक होते हैं उन घटकों के मध्य हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। मैं जैसे ये कह दूं भी एक परिवार है वो खान पान पर 100 में से 30% खर्च करता है, किराए पर 20% करता है, स्वास्थ्य पर 10% करता है। उसके बाद हम कह सकते हैं बचाता मान लेते हैं 50%। इसके आधार पर तुलना कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मैं सिर्फ 3 ही ले लेता हूँ। अब आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वो परिवार पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, इन तीनों की तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा आय खर्च हो रही है वो खान पान में हो रही है।
आपको कह दें सबसे कम, आप कह रहे हो 10% तो स्वास्थ्य पर हो रही है। यानी कहने का मतलब है इसमें विभिन्न घटकों की आपस में तुलना कर सकते हैं, विभिन्न घटकों की आपस में तुलना की जा सकती है और इसके द्वारा हम एक घटक दंड आरेख की स्थापना कर सकते हैं। हम घटक दंड आरेख का अर्थ समझिए, विभिन्न घटकों की तुलना करने के लिए या इसको घटक दंड आरेख की आवश्यकता पड़ती है इसमें एक से ज़्यादा मदें हों, जिसको हम एक से ज़्यादा मदों को एक साथ दर्शाना हो। तो कैसे हम इसकी क्यों ना एक टेबल बनाएं और टेबल के आधार पर एक बढ़िया सा घटक दंड आरेख तैयार करें। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कैसे तुलना होती है। देखो आपके बुक्स के अंदर एक टेबल है, मैं आपको वही लिखा रहा हूँ। बुक्स के अंदर जो लिखी हुई है उसी को हम क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, उसी को हम लिखा रहे हैं। तो बुक्स के अंदर टेबल में क्या दिया हुआ है, देखो बुक्स में एक टेबल में दे रखा है आपको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। उन बच्चों की जो नामांकित और गैर नामांकित, नामांकित वो होते हैं जिनका स्कूल में नाम अंकित है, जिन्होंने एडमिशन या प्रवेश ले रखा है। गैर नामांकित जो अभी तक स्कूल में अपना नाम या अंकित नहीं किया है। ठीक है, उन बच्चों के आंकड़े दे रखे हैं आपको एक टेबल के अंदर, वो लिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लिंग। यहाँ लिख देता हूँ ताकि डायग्राम साथ में मिल जाए इसके। लिंग में हमने एक तो लिए लड़के और एक हमने ली लड़कियाँ, और एक हम बात करते हैं सभी की। सभी की यानी टोटल, लड़कियां लड़कियां सभी की बात होती है, टोटल कितने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नामांकित, जो प्रतिशत में आपको दर्शाना है। गैर नामांकित, इसको भी आपको क्या दिखाना है, प्रतिशत में दिखाना है। जो नामांकित लड़के हैं वो आपके बुक में दे रखे हैं, जैसे मान लो दे रखे हैं आपके 91.5%, यानी लड़के हैं वो 91.5% नामांकित है स्कूल के अंदर, उनका नाम अंकित है। ठीक है, गैर लड़कियां नामांकित है वो है 58 जो आपको दे रखा है जी 6% जो क्या है नामांकित है। ठीक है, और जो सभी है वो है 78% नामांकित है। ठीक है, सभी यानी टोटल, एक तो एक लड़के लड़कियों की बात हो रही है तो 6 से 14 वर्ष तक की बात हो रही है, एक सभी की बात हो रही है, टोटल है वो 78% नामांकित है। अगर हम बात करें गैर नामांकित की तो लड़के कितने बच गए पीछे, 8.5, तो टोटल कितने होते हैं, 100% ही होते हैं, क्योंकि आपने यहाँ क्या लिया है प्रतिशत। टोटल होते हैं 100%, 100 में से 91.5 नामांकित है तो उसको घटा दो, पीछे कितने बचे, 8.5 क्या है गैर नामांकित है। 100 में से 58.6% लड़कियां क्या है नामांकित है, तो गैर नामांकित कितने देगी, 100 में से 58.6 घटा दो, 4 पॉइंट इसके 1 और 41.5 क्या है 4, गैर नामांकित है। अब सभी में 78% तो नामांकित है, तो गैर नामांकित कितने हुए, 100 में से 78 घटाए तो कितने बचे, 22 गैर नामांकित है। यानी ये आपने आपके जो सिलेबस में दे रखी है वही टेबल करवाई है, मैंने आपको अपने हिसाब से नहीं करवाई, इसलिए मैंने बुक वाली टेबल आपको लिखाई है, ताकि आप जब भी बुक पढ़ो तो आपको पता चल जाए कि हमने ये सब कुछ पढ़ रखा है। तो देखो इसमें इस टेबल में आपको क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, इनको योग करोगे, इनका योग करोगे तो 100% होगा, इनका योग भी 100% होगा, इनका योग भी 100, क्योंकि हमने प्रतिशत में लिया, प्रतिशत होता है वो 100 होता है, प्रतिशत कितना होता है 100 होता है। इसमें आपको ये दर्शाया गया लिंग के आधार पर वे जो लड़के हैं वो 91.5 तो नामांकित है, इतने प्रतिशत, 8.5 गैर नामांकित है जिनका अब तक स्कूल में नाम अंकित नहीं हुआ है। लड़कियों की बात करें तो 58.6 तो नामांकित है जिनका स्कूल में नाम अंकित किया गया है, स्कूल में उनका नाम लिखा गया है, और 41.4 है वो गैर नामांकित है, उनका अभी तक स्कूल में नाम नहीं लिखा गया, स्कूल में अभी तक उन्होंने प्रवेश नहीं लिया। सभी की बात करें तो सभी में 78% तो नामांकित है और 22% गैर नामांकित है। अब इसी के आधार पर हम क्या बनाते हैं, घटक दंड आरेख को क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखना, मेन आपका ये है। इसको साफ करके बड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पर, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, घटक दंड आरेख को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, इधर तो हम लेंगे लिंग
और इधर लेंगे हम जो उनका नामांकित और गैर नामांकित जो प्रतिशत है, ठीक है, नामांकित और गैर नामांकित का जो प्रतिशत है। अब इसका हम पैमाना ले लेंगे, इसका 20-20 से ले लेते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 100 तक ही है, प्रतिशत 100 तक होता है, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, टेंशन क्या है। इधर हम ले लेते हैं लड़के, लिंग के अंदर लड़कियां और सभी, लड़के लड़कियां और सभी। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर जो भी आरेख बनता है ना, वो उस आंकड़े के बराबर होता है, ठीक है। जो ऊंचाई होती है, जैसे यहाँ पर आपने प्रतिशत लिया है, तो ऊंचाई होगी वो 100% के बराबर होगी, यानी आपको सबको ऊंचाई बराबर रखनी है, 100% के बराबर रखनी है। ऊंचाई होती है वो बराबर होती है, यानी उसके अंदर ही दर्शाया जाता है सब कुछ। कैसे वो हम बता दे देंगे आपको। पहली प्रक्रिया तो आपको ये ध्यान रखनी है, अभी उसको मत भूलना, ठीक है। भी इसके अंदर जो ऊंचाई होती है ना, वो आंकड़ों के बराबर होती है, बिल्कुल आंकड़ों में। और आंकड़े यहाँ पर हमने प्रतिशत में लिए हैं, तो ये प्रतिशत के बराबर क्या होगी, ऊंचाई होगी, यानी प्रतिशत के बराबर ही आपको ऊंचाई रखनी है। अब सुनो बात, अब हम पहले लड़के की बात करते हैं। लड़के क्या कहते हैं, नामांकित कितने हैं, 51.5%। 51 कहाँ होंगे, या 90 लगभग यहाँ हो जाएंगे, यानी ये 91%, 51.5%, ये है नामांकित। क्या है, नामांकित, यानी इनका नाम अंकित है। प्रतिशत यहाँ लिखा तो ये लगाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। पीछे कितने बचे, 8.5, यानी 8.5 वो है जो गैर नामांकित है, ठीक है। देखो नामांकित है 91.5, गैर नामांकित 8.5, यानी इस पूरे 100% के अंदर ही हमने दोनों आंकड़ों को दर्शा दिया। इस पूरे 100% के अंदर, यानी हमने जो पूरा जिसमें आयत तैयार किया था वो 100% का किया था, क्योंकि इसमें जो ऊंचाई होती है वो आंकड़ों के बराबर ही होती है। जो आंकड़े हम जिस बराबर लेते हैं, जैसे हमने प्रतिशत लिया तो प्रतिशत 100 के बराबर होगा, अगर हम डिग्री लेते हैं तो 360 के बराबर होता, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये हम आंकड़े ले लेते हैं, यानी कितने बराबर, जैसे त्रिभुज लेंगे तो 180 डिग्री के बराबर ले लेंगे, आयत लेंगे तो वो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार प्रतिशत है तो 100 डिग्री के, सॉरी 100% के बराबर उसकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचाई सबकी बराबर रहेगी। अब मैं और बात करूं, लड़कियां हैं वो 58.6 है, ये लगभग यहाँ हो जाएगा। लड़कियां 58.6% तो है नामांकित, और 41.4% है गैर नामांकित, ठीक है। सभी की बात करें तो 78% है नामांकित, और जो बाकी 22 बचे हैं वो है गैर नामांकित। हमने ये क्या कर दिया, एक आरेख तैयार किया है, ये हमने आरेख बना दिया। देखो अब इसको मैं ऐसे लगा देता हूं, इसको हम क्या कह सकते हैं, कुछ ना कुछ इसको अलग दर्शाते हैं। छाया में दर्शा दो, चाहे आप कैसे भी दर्शा दो, ठीक है। अब इसको मैं, अगर इसको पूरी बढ़िया तरह दर्शाने के लिए क्या कर सकता हूं, मैं ये बता सकता हूं कि जो आपको ये दर्शाया जा रहा है, जैसे मैं इसको, जैसे आपके जो आपको ये दर्शाया जा रहा है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है आपको गैर नामांकित को। किसको बता रहा है, गैर नामांकित को, ठीक है। अगर मैं इसके बाद ये बता दूंगा आपको कि जो खाली डब्बा पड़ा है, या इसके अंदर मैं कुछ और डॉट डॉट लगा देता हूं, यानी किस प्रकार से इसको अलग दर्शा सकते हो आप। इसका मतलब जो ये दर्शाया जा रहा है वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है नामांकित को। अब मेरी बात सुनो, अब आप टेबल को देखते ही आंकड़ों को समझ जाओगे, इसके प्रस्तुतिकरण को समझाओ कैसे। अब आपको टेबल नहीं देखनी, सिर्फ आपको आरेख देखना है। ये डायग्राम देखो आप, मैं कहता हूँ लड़कों के अंदर नामांकित कितने हैं, आप देख लो ये कहाँ तक ऊंचाई 91.5% है। गैर नामांकित कितने हैं, आप कहो जी 8.5% है, 8.5% गैर नामांकित है। उसके बाद लड़कियां 58.6% नामांकित है, यानी इतना बॉक्स आपको नामांकित को बता रहा है तो ये नामांकित है, इतना बॉक्स आपको गैर नामांकित को बता रहा है तो 41.4 गैर नामांकित है।
इसके अंदर सभी में 78% आपको ये डब्बा है, तो इसका मतलब ये नामांकित की बात हो रहा है। ऊपर वाला ये डब्बा है, तो इसका मतलब ये गैर नामांकित की बात कर रहा है, यानी 22% है वो सभी में गैर नामांकित है। अब सुनो बात, इसको आगे हम अब इससे आधार पर तुलना कर सकते हैं ना। भी सबसे ज्यादा नामांकित किसमें है, आपका उजी लड़कों में है। सबसे कम गैर नामांकित किसमें है, आपका उजी लड़कियों में है। आपको सबसे कम नामांकित किसमें है, आपका उजी लड़कियों में है, तो सबसे कम है। ठीक है, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, आप ये कहोगे ऐसे कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा गैर नामांकित प्रतिशत है, तो आपका उजी लड़कियों में 41.4% गैर नामांकित है सबसे ज्यादा। ये आपका हो गया जी घटक दंड आरेख। क्या हो गया, घटक दंड आरेख। यानी ये आरेख होता है वो, एक तो ध्यान रखना, ये आंकड़ों की ऊंचाई के बराबर होते हैं, सबके सब बराबर होते हैं। उसके अंदर ही हम इसको अलग अलग इंक से या अलग अलग उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का हम जैसे डॉट डॉट लगा के या किसी प्रकार की लाइनें लगाकर हम इसको अलग से दर्शा सकते हैं। भाई ये जो बॉक्स है वो आपको इसके बारे में बता रहा है, ये बॉक्स है वो आपको गैर नामांकित के बारे में बता रहा है। तो इसको देखकर आपको सेम लगेगा, क्योंकि इसमें टेबल में दिया हुआ है, इसको हमने क्या कर दिया, आरेख में कर दिया। और जब ऐसा एक ही ऊंचाई के बराबर आरेख बनता है उसको बोलते हैं हम घटक दंड आरेख। यदि आपको याद हो तो हमने सरल दंड आरेख बनाया था, उसके अंदर ऊंचाइयां अलग अलग थी, इसका जितना था उतनी उसकी हमने ऊंचाई रखी थी। लेकिन इसके अंदर ऊंचाइयां बराबर रहती है, ऊंचाई के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके अंदर ही हम प्रतिशत को दर्शा देते हैं, उसके अंदर ही हम क्या करते हैं, प्रतिशत को दर्शा देते हैं। ये आप समझ गए बात। ये आपका हो गया घटक दंड आरेख। यानी दंड आरेख जो 3 प्रकार के होते हैं, तो सरल दंड आरेख तो बिल्कुल सिंपल सा है जो आपको ये बना चुके हैं। घटक दंड आरेख जिसके अंदर हम इसको मदों को ऐसे दर्शाते हैं, और उसके बाद बहुदंड आरेख को ऐसे दर्शाते हैं, और घटक दंड आरेख को हम ऐसे दर्शाते हैं। इसके अंदर जो एक ही चीज की तो विभिन्न मदें दी होती है, जैसे एक ही परिवार की विभिन्न मद, जैसे उसका खान पान पर व्यय कितना है, इसके आधार पर मान लेते हैं हम लिख दें यहाँ पर, एक और बना देता हूँ आपको, एक छोटा डायग्राम बनाते हैं। एक परिवार है, उसकी 100% आय है, यानी आय जितनी आय वो 100 उसके परिवार के तो 100% के बराबर ही होगी। हम कहते हैं उसके खान पान पर जो व्यय होता है वो कह देते हैं 10, या तो नामांकित को तो मिटा ही देते हैं, इसका तो बच्चों के साथ था। ठीक है, ये एक ही कॉलम बना लेते हैं। इस परिवार का खान पान पर व्यय होता है वो 10% होता है, या हम दो परिवार लेते हैं, ए परिवार और बी परिवार। ठीक है, इसका होता है मान लेते हैं 15%। ठीक है, उसके बाद उसके शिक्षा पर व्यय की बात करें, ये करता है 20%, ये करता है मान लेते हैं 25%। उसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य में ये करता है 40%, कितने हो गए 60-70, और ये हो गए 25-30-40, ये करते हैं मान लेते हैं 50%। ठीक है, और लास्ट में एक और ले लेते हैं किसी समझे, जैसे किराया है, किराया पर ये तो कितना व्यय करता है 30%, और ये कितना व्यय करता है 10%। ठीक है, ये आपका क्या हो गया एक, इसके द्वारा अगर आपको ये डाटा दिए हो, आंकड़े दिए हो, आपको ये कहें जी चलो ठीक है घटक दंड आरेख को तैयार करो जी, तो बना देते हैं घटक दंड आरेख को। देखो इसको हम बना ही लेते हैं। इसमें क्या लिखा आपके, एक तो इधर यहाँ परिवार दिया है आपको, क्या दिया है, परिवार के अंदर जो व्यय हो रहा है व्यय को बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम ए परिवार, और यहाँ ले लेते हैं बी परिवार, क्योंकि दो ही परिवार है ए और बी। इधर हम ले लेते हैं 20-20 के ले लेते हैं, वो पहले वाला ऐसे हो गया कोई बात नहीं, इसको 20-20 ले लेते हैं। अब ए परिवार होता है, एक तो इसकी मैंने बताई थी ऊंचाई होती है वो क्या होती है, जो आंकड़े हैं उसके बराबर होती है, इसकी ऊंचाई भी इसके बराबर आपको रखनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए परिवार है, वो खान पान पर कितना व्यय करता है 10, यानी इतना 10, इसके 20 और इसके बीच में आ गया ना 10, तो 10 व्यय करता है। शिक्षा पर कितना करता है 20, अब देखो 10 के बाद 20 कहाँ पर आएगा, 10 ये और 10 ये, यहाँ हो गया 20। उसके बाद स्वास्थ्य में कितना करता है 40, यहाँ पर आपके आगे 30 में 40 और 70, यानी इतना आ जाएगा आपके 40, और 30 वो किस पर व्यय करता है
किराए पर। ठीक है, इसी आधार पर हम बात करें, ये खान पान कितना करता है, 15% करता है, लगभग यहाँ हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा कितना करता है, 25 करता है, 15 के अंदर 25 जोड़े तो 40, यहाँ आ जाएगा 25। उसके बाद ये 50 इस पर व्यय करता है, और जो 10 बचा है वो किस पर व्यय करता है, किराए पर व्यय करता है। हमने बना दिया। अब इसको अलग अलग दर्शा देंगे, इसको हम डॉट डॉट से दर्शा देते हैं, इसको हम स्टार से ऐसे दर्शा देते हैं, इसको हम ऐसे दर्शा देते हैं, कैसे भी आपकी इच्छा हो, कोई अलग दे देते हैं। इसको हम शून्य शून्य ऐसे दर्शा देते हैं, बड़ी डॉट से। इसको हम प्लस प्लस से दर्शा देते हैं। ये करना पड़ेगा भी, आपको ध्यान रखना। अब इसको मैं दर्शाने के लिए कह दूंगा भी जो आपके प्लस प्लस है वो आपको बताता है किससे संबंधित, खान पान से संबंधित, खान पान। और जो आपके बड़ी डॉट है वो आपको बताता है शिक्षा से संबंधित। और जो आपके पास कांटे है ऐसे, वो आपको बताता है स्वास्थ्य से संबंधित। और जो आपके पास डॉट डॉट है वो आपको बताता है किराए से संबंधित। अब इसको देख लो आप, ए और बी का बिल्कुल सिंपल है। ए कितना व्यय करता है, देखो प्लस प्लस है तो प्लस प्लस क्या है, खान पान, इसका मतलब खान पान 10 व्यय कर रहा है, तो सबसे ज्यादा व्यय कौन कर रहा है खान पान पर, बी परिवार, ए कम कर रहा है। उसके बाद पूछे शिक्षा पर, ए परिवार, बी परिवार ज्यादा खर्च कर रहा है। उसके बाद पूछे स्वास्थ्य पर, बी परिवार ज्यादा खर्च कर रहा है, ये 40 कर रहा है 50। किराए पर ए परिवार ज्यादा खर्च कर रहा है 30, ये कितना कर रहा है 10। यानी इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, विभिन्न घटकों की आपस में तुलना कर सकते हो। ठीक है, अगर हम एक ही परिवार का देखें, ए परिवार का, तो ए परिवार ज्यादा व्यय किस में कर रहा है, ज्यादा व्यय इसमें कर रहा है। ये किससे संबंधित है, स्वास्थ्य, ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है, सबसे कम खान पान पर कर रहा है। इसी प्रकार बी परिवार सबसे ज्यादा कर रहा है स्वास्थ्य पर, सबसे कम किराए पर। यानी इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, एक ही परिवार की आपस में, एक ही परिवार की तुलना कर सकते हो कि एक ही परिवार कौन सी मद पर ज्यादा खर्च कर रहा है। ये आपका है घटक दंड आरेख। यानी आपको ये मैंने आपके वो पहले वाला तो था आपके जो बुक्स में था, अब मैं जो करा रहा हूँ वो अपने मनमर्जी के आंकड़े मैंने लेकर ऐसे ही उसको मैंने आपको एक बार घटक दंड आरेख तैयार किया। यानी अगर आपके सामने कोई भी आंकड़े आ जाए तो आप इसके आधार पर क्या कर सकते हो, घटक दंड आरेख को तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ज्यामितीय जो आरेखीय जो प्रस्तुतिकरण है, उसके अंदर एक तो था दंड आरेख, वो हमने 3 प्रकार के किए हैं। अब आता है आपका वृत्त आरेख। क्या करेंगे हम वृत्त आरेख, इसको हम वृत्त चार्ट भी बोलते हैं। देखो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी ज्यामितीय, रेखीय, रैखिक प्रस्तुतिकरण। उसके अंदर आपको बताया था 2 प्रकार का होता है, एक तो दंड आरेख के द्वारा इसके अंदर आता है, एक इसके अंदर वृत्त आरेख आता है। इसके अंदर इसके दंड आरेख होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख, वो तीनों कर चुके हैं हम। अब आते हैं आपकी बात वृत्त आरेख की, यानी वृत्त चार्ट की। ये क्या होता है, देखो इसके बारे में पहले थोड़ा पढ़ते हैं। वृत्त चार्ट होता है ना, वृत्त आरेख होता है, वो अपने 360 डिग्री में होता है, क्योंकि पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। पूरा वृत्त कितना होता है, 360 डिग्री का। और पूरा वृत्त मैंने बताया था 360 डिग्री का होता है, ये 100% के बराबर होता है। कि जितने भी आपको, देखो ये भी घटक दंड आरेख की तरह होता है, ये भी ध्यान रखना। तो घटक दंड आरेख में तो हम क्या कर रहे हैं, जो बना रहे हैं वो इसके आधार पर इसको प्रतिशत को अलग अलग दिखा रहे हैं। ये पूरा 100% मान के चलते हैं हम, कि 360 डिग्री है वो पूरा 100% है। इनको तो ऐसे बॉक्स में दिखा दिया, इनको हम केंद्र से सीधी लाइन बनाकर इन बॉक्स को दिखा सकते हैं कि कितने प्रतिशत परिवार, कितने, जैसे खान पान पर वो 10% कर रहा है तो 10% डिग्री का कौन बना देंगे, यानी ये परिवार का हो जाएगा। स्वास्थ्य पर 50 कर रहा है तो ये स्वास्थ्य का हो जाएगा। उसके बाद शिक्षा पर मान लेते हैं को 40 कर रहा है तो ये शिक्षा का हो जाएगा। और जो 15 है वो किराए पर कर रहा है तो ये 15, यानी घटक दंड आरेख की तरह ही होता है।
जैसे आप घटक दंड आरेख बनाते हो वैसे ये बनाते हो, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पता है जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है, उसको पहले 100% के आधार पर 360 डिग्री को करना पड़ता है। कैसे, यानी पूरे वर्त को हम क्या करेंगे 100% में बांटेंगे। पूरा वर्त कितने डिग्री का होता है 360 का, उसको 100% में बांटेंगे, तो 1% बराबर कितना हुआ, इसको 36 को 10 से भाग दिया 3.6 आ गया। इसका मतलब जहां पर 1 डिग्री होगी वहां पर प्रतिशत कितना होगा 3.6% होगा। समझ रहे बात, जहां पर 1 डिग्री हो, क्योंकि 360 डिग्री पर 100% है, यानी पूरे डाटा हमारे 100% है। पूरे डाटा कितने हैं 100% है, तो 100% को हमें 360 डिग्री में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री का मान निकाल लेंगे, तो 1 डिग्री का मान निकालेंगे 360 बटा 100, और जब 360 को 100 से हमने भाग दिया तो 1 डिग्री बराबर कितना है 3.6 आपका मान आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब सभी को आपको क्या करना पड़ेगा प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। सभी को आपको क्या करना पड़ेगा प्रतिशत में, डिग्री में आपको बदलना पड़ेगा, तब जाके आप वृत्त चार्ट बना सकते हैं। इसका इतना ही कठिनपन है, और बाकी है ये घटक दंड आरेख की तरह ही, पर इतना ये कठिन है, इतना ही हार्ड है भी, उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। वो बिल्कुल सिंपल है, आपको बता देते हैं कैसे बदले जाते हैं। हम एक सिंपल सी बिल्कुल ही सिंपल सी हम जो आपकी बुक्स के अंदर है उसको हम और सरल करके उस टेबल को हम वृत्त दंड आरेख बनाएंगे, यानी आप कह सकते हो वृत्त आरेख बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले क्यों न हम एक आरेख को तैयारी करते हैं। चलो करते हैं वृत्त आरेख को। ठीक है, एक आपके टेबल दे रखी है जो आपके बुक्स के अंदर है, वही करने वाले हैं हम। देखो बुक्स में आपको एक टेबल दे रखी है, यानी कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर या कुछ श्रमिक है, तो श्रमिक का वो काम करते हैं उसके आधार पर एक टेबल दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर तो उन्होंने दे रखा है स्थिति कैसी है, बुक्स वाली टेबल दिखा रहा हूँ आपको भी, मान श्रमिक, स्थिति के अंदर एक आपको दे रखी है मुख्य श्रमिक, और एक आपको दे रखी है इसमें गैर श्रमिक। ठीक है, ये 3 श्रमिक दे रखे हैं। इसके अंदर जनसंख्या दे रखी है श्रमिक की 9, उसके बाद 3162, ये जनसंख्या है वो करोड़ के अंदर है। अब इतना ही करेंगे हम बुक से, बाकी हम अपनी जैसे भी होता है प्रतिशत में डिग्री में हम खुद डालेंगे, करेंगे इतना ही बस, आपको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हम खुद बनाएंगे, इस सवाल को हल करेंगे हम। वैसे आपके बुक्स के अंदर तो पूरा हल किया हुआ है, देखो कैसे। ये टोटल कितना है, ये टोटल 100 है, क्योंकि ये 100% के बराबर होता है। देखो 9 और 1 नहीं, 100 नहीं, इसको 100 बना लेते हैं, अपने आधार पर करते हैं। 10, 30 और 60। अब देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ ताकि बनाने में आसानी रहे, क्योंकि हम एक बार सीख गए ना फिर तो हार्ड ही आ जाए थे। अगर स्टार्टिंग में हम हार्ड वाला करने लग जाएंगे ना फिर सीख नहीं पाएंगे। तो देखो आपको दे रखा है सीमांत श्रमिक का वो 10 करोड़ है देश में, मुख्य श्रमिक का वो 30 करोड़ है, और जो गैर श्रमिक है वो 60 करोड़ जनसंख्या है। तो गैर श्रमिक यानी श्रमिक नहीं है, तो सीमांत श्रमिक का वो 10 करोड़ है, और जो मुख्य है वो 60 है, सॉरी 30 है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका प्रतिशत बनाते हैं, और प्रतिशत बनाने के बाद एक डिग्री बनाएंगे हम, यानी इसको डिग्री में डालेंगे। सबसे पहले प्रतिशत बनाते हैं। आपको पता है टोटल कितने हैं 10, 40 और 60 कितने होते हैं 100, टोटल कितना है 100। जो प्रतिशत बनेगा वो 100 के आधार पर बनेगा। देखो पहले देखते हैं कितना देखना है 10, यानी पहले सीमांत श्रमिक का प्रतिशत बनाते हैं, कितना है मान उसका 10, कुल कितना है 100। प्रतिशत के लिए ऐसे कि जैसे मान लो मेरे 100 में से 10 अंक आए हैं, तो मेरे कितने प्रतिशत अंक आए, तो 10/100। अपने स्कूल के अंदर होता है ना 10 का अंक का जो पेपर होता है, उसमें 5 अंक आ गए 6 आ गए, तो वो लिखते हैं 6/10, 5/10, 10/10। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमें जो है प्राप्त हुए वो तो ऊपर आएंगे, और जो कुल है वो नीचे लिखे जाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमें प्रतिशत बढ़ाना है तो गुणा में 100 लगा देंगे इसके, ये इसको काट दिया तो कितना बचा 10%, एक हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद 30 की बात करें, वही 30/100 गुणा में 100, इसको काटें तो कितना आया
30%। उसके बाद 60 है बटा 100 गुणा 100, इसको काटेंगे फिर भी कितना आया 60%। और ये टोटल प्रतिशत होता कितना है 100% के बराबर होता है। तो जो टोटल हमारे डाटा है वो किसके बराबर है 100% के बराबर है। पहली प्रक्रिया तो हमारी यहाँ कंप्लीट होगी। हमने सबसे पहले डाटा को क्या बना दिया प्रतिशत में बना दिया। अब आपके सामने कितने ही डाटा हो इसको आपको योग करना है और जो है उसको ऊपर लिखोगे। चाहे पहले जैसे सीमांत श्रमिक का ऊपर लिख दिया, कुल नीचे लिख दिया, मुख्य श्रमिक का ऊपर लिखा, कुल नीचे लिखा, गैर श्रमिक का ऊपर लिखा और कुल नीचे लिखा और गुणा में 100 लगा दिया। 100 क्यों लगा रहे हैं क्योंकि उसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपको डिग्री बनानी है। तो हमने कहा था भी 100% बराबर कितना होता है, या आप ये कह सकते हो 360 डिग्री बराबर 100% होता है। ऐसे लिखते हैं ना, जो 360 डिग्री क्यों वृत्त चार्ट बना रहे हैं, वृत्त चार्ट के लिए पूरे वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है, उसको हमें 100% में बनाना है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा 360 डिग्री बटा 100, इसको काटेंगे तो कितना आ गया 3.6%। इसका मतलब 1% का मान कितना आएगा 3.6 डिग्री आएगा। अब हमें इतना पता है यहाँ पर कितना है 10%। प्रत्येक को देखो 1 का मान 3.6, 10 का मान 3.6 गुणा 10, यानी क्या हो जाता है 1 का मान दिया होता है, ज्यादा का पूछा होता है तो गुणा करेंगे, और जब ज्यादा का दिया होता है टोटल का दिया है 360, 1 का निकालेंगे तो भाग कर देंगे 1 का निकल जाएगा। ये तो हम 6ठी क्लास 7वीं क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे क्या हो जाएगा 3.6 का गुणा हो जाएगा। क्यों हो रहा है क्योंकि 1% बराबर 3.6 है, तो 10% बराबर कितना होगा 10 गुणा 3.6। 1% बराबर 3.6 डिग्री है, तो 30 के बराबर कितना होगा 30 गुणा 3.6 डिग्री। 60 1 के बराबर 3.6 है, तो 60 के लिए कितना होगा 60 गुणा 3.6। अब इसको गुणा कर दो, 36 को 10 से किया ये पॉइंट आ जाएगी तो सीधा 36 डिग्री आ गया। उसके बाद 30 को 36 से किया, 36 को 3 से कर लो, 6 3 18, 1 3 3 और 1 10, यानी पॉइंट के बाद 0 हट गई तो कितना आ गया 108 डिग्री आ गया आपके पास। उसके बाद 60 को 36 से कर दो, 3 18 21, ये आ गया आपके पास 216 डिग्री। अब इसको जोड़ लो, क्या 360 डिग्री के बराबर आ रहा है आपके, देखो 6 8 14, 14 6 20, 2 5 और 1 6, 1 और 2 3, इसका मतलब 100% है वो 360 डिग्री के बराबर आपका आ चुका है। यानी पहली प्रक्रिया तो आपको ये करनी है, जब आपको डाटा दिए हो तब आपको सबसे पहले उसको प्रतिशत में डालना है, प्रतिशत में डाल के उसको क्या करना है डिग्री में डालना है। यानी 2 प्रक्रिया आपको करनी है। अब आपका बिल्कुल ही घट दंड आरेख की तरह, जैसे आपने घटक दंड आरेख बनाया था ना उसकी तरह ही आपको वर्त आरेख को बनाना है। तो बना देते हैं, देखो ये मेरे पास वृत्त है एक, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये टोटल वृत्त है वो कितने डिग्री का है 360 डिग्री का है। ये मास श्रमी कितने हैं 36 डिग्री है। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्कुल बीच में जो ये त्रिज्या होती है इसको लगा लो पहले, एक सिंपल तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर आप डी लिखोगे, रखकर 36 डिग्री बना लो, जैसे लगभग यहाँ 36 डिग्री हो गया जी आपका। ठीक है, उसके बाद मुख्य श्रमी कितने हैं 108 डिग्री है, यहाँ पर देख लो 108 डिग्री, लगभग यहाँ 108 डिग्री हो जाएगा आपका। ये 36 का हो गया, 108 का हो गया। उसके बाद कितना है 216 डिग्री, ये आपका 216 डिग्री हो गया। यानी हमने क्या रखे, कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले प्रतिशत बनाया, उसके बाद उसको डिग्री में बदला और डिग्री में बदल के हमने इसको 360 डिग्री के पूरे वर्त के अंदर इस पूरे डिग्री को हमने डाल दिया, तो ये तीनों मान आएंगे वो 360 के बराबर आएंगे। इसका मतलब तीनों मान पूरे वर्त के अंदर आ जाएंगे, पूरा वर्त कवर हो जाएगा, इसके अंदर न तो कोई जगह बचने वाली है न हमें छोड़नी है। ठीक है, क्योंकि इसका मान ही 360 डिग्री है और वर्त भी 360 डिग्री का होता है, तो इसके अंदर पूरा आपका मान आ सकता है। उसके बाद इसको अलग अलग आपको दर्शाना है, कैसे दर्शा पाओगे, जैसे मैंने बताया इसको मैंने प्लस प्लस में दर्शा दिया, इसको मैंने डॉट डॉट से दर्शा दिया,
और इसको मैंने जैसे मान लो बड़े बड़े से बड़े डॉट से इसको दर्शा दिया। हो गया। अब मैं यहाँ पर ऐसे बना सकता हूँ कि जहाँ पर प्लस प्लस है वो आपको क्या दर्शा रहा है, देखो वो आपको दर्शा रहा है 108 यानी मुख्य श्रमिक को। किसको दर्शा रहा है? मुख्य श्रमिक। इसका मतलब मुख्य श्रमिक कितने डिग्री बराबर है? 108 डिग्री के बराबर है। उसके बाद मैं ये बता सकता हूँ तो ये डॉट डॉट है ये किसके बराबर है? आप कहोगे जी ये सीमांत श्रमिक के बराबर है। सीमांत श्रमिक को दर्शा रहा है या प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण तो पढ़ रहे हैं। ये आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं कि सीमांत श्रमिक के कितने डाटा है, कितने आंकड़े हैं, मुख्य श्रमिक के कितने आंकड़े हैं, और उसके बाद जो आपके गैर श्रमिक है उसके कितने आंकड़े हैं, उसको हमने दर्शाया बड़ी डॉट से इसे। इसके आगे लिख देता हूं मैं मुख्य श्रमिक। देखो हुआ क्या है, ये बिल्कुल ही घटक दंड आरेख की तरह, घटक दंड आरेख। लेकिन इसमें अंतर क्या है? अंतर इतना ही, इसके अंदर आपको वृत्त में डालना है। वृत्त में डालने के लिए आपको 360 डिग्री के टोटल मान को बांटना पड़ेगा आपको, क्योंकि वृत्त पूरा 360 का होता है। तो 360 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, अभी कितने को कितने डिग्री प्राप्त हो रहे हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इसको प्रतिशत में डालना होगा कि जो भी डाटा, जो भी आंकड़े आपके पास है, पहले उसको प्रतिशत में लिख दो और प्रतिशत से इसको क्या बना दो? डिग्री बना दो। जैसे ही आपके पास डिग्री प्राप्त हो जाएगी वैसे ही आपको क्या करना है? इसको वर्ग के अंदर बनाकर इसको आप क्या करते हो? अलग तरीके से दर्शा दो कि कौन से आंकड़े या कौन सा कॉलम है जो किसको बता रहे हैं। जो ये कॉलम है वो आपको क्या बता रहा है? इसके सामने देखो सीमांत श्रमिक को बता रहा है। ये किसको बता रहे हैं? आप कहोगे जी मुख्य श्रमिक को बता रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? आप कहोगे जी तो दोनों मुख्य श्रमिक लिख दिया क्या? इसके अंदर आएगा आपका गैर श्रमिक। ये मुख्य श्रमिक को बता रहा है, ये आपको क्या बता रहा है? गैर श्रमिक को बता रहा है। अब इसके आधार पर आप तुलना कर सकते हो कि जनसंख्या का कौन सा डाटा या कौन सा श्रमिक का जो डाटा है जो सबसे ज्यादा दर्शा रहा है, सबसे ज्यादा दर्शा रहा है वो गैर श्रमिक को दर्शा रहा है। तो हमारी जनसंख्या में सबसे ज्यादा गैर श्रमिक की जनसंख्या पाई जाती है, संख्या पाई जाती है। सबसे कम आप कहोगे जी जो सीमांत श्रमिक है उसकी संख्या पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है घटक दंड आरेख की तरह ही आप क्या कर सकते हो? तुलना कर सकते हो। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रतिशत वगैरह डिग्री वगैरह में आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक हमने जो किया है ना वो आपके दंड आरेख कंप्लीट हो चुके हैं। देखो हमने शुरू किया था पाठ विषय के आधार पर किया था, सारणी के द्वारा किया था, आरेख के द्वारा किया था। आरेख को हमने आगे ज्यामितीय जो रेखीय प्रस्तुतिकरण था उसको हमने फिर दंड आरेख और वर्त आरेख में बदल दिया। दंड आरेख के 3 भाग किए हमने, सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। वर्त दंड आरेख कंप्लीट हो गया। अब आपका आगे जो नेक्स्ट हम वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो बारंबारता प्रस्तुतिकरण को लेकर करेंगे। बारंबारता के द्वारा हम किस प्रकार आंकड़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी, थैंक यू।